भारत अमेरिका के रिश्ते पिछले 2 दशकों में लगातार मजबूत हुए हैं। जैसे ही भारत ने अमेरिका के साथ 2008 में न्यूक्लियर डील की, ये साफ हो गया कि अब दोस्ती गाढ़ी ही होती जाएगी। 2016, 2018 और 2020 में भी भारत ने अमेरिका के साथ 3 फाउंडेशनल पैक्स या समझौते साइन किए, जिससे दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी पक्की ही होती गई। लेमुआकोम कासा काटसा। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री वहां स्टेट विजिट पर बुलाए जा रहे थे। अब बस एक चीज बची थी कि दोनों देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो जाए, जिसके बाद भारत अपने सबसे बड़े मार्केट में और मजबूती से उतरता। एक ऐसा सौदा जिसका उसे फायदा ही फायदा होता, फायदा यूएस को भी होता। लेकिन ट्रम्प 2.0 में ऐसी उम्मीदें बेमानी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अब कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि ट्रम्प ने पूरी दुनिया के साथ हमें भी टैरिफ के टाइम बॉम्ब पर बैठा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प को माय डियर फ्रेंड कहते हैं और ट्रम्प भी उन्हें अ ग्रेट फ्रेंड बताते हैं। लेकिन इन दिनों ट्रम्प के हाव भाव यही संकेत दे रहे हैं कि दोस्ती वोस्ती अपनी जगह, धंधे में ये सब नहीं देखा जाएगा। जब अप्रैल महीने में ट्रम्प ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया, तब उस टैरिफ की फहरिस्त में हिंदुस्तान का नाम भी था। वहां भारत के सामने लिखा हुआ था कि अमेरिका भारत पर 26% का टैरिफ लगाएगा। ट्रम्प कहते आए हैं कि भारत में व्यापार करना बहुत मुश्किल है, वो हमारे सामान पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। ट्रम्प ने टैरिफ वाली जो फहरिस्त बनाई थी वो बहुत लंबी थी। कई ऐसे देश थे जिन पर भारत से ज्यादा टैरिफ लगाया गया था। ट्रम्प के इस फैसले का बुरा असर पड़ा। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स ने क्रैश किया, खुद अमेरिकन मार्केट्स क्रैश हुए और ट्रम्प ने टैरिफ वाला प्लान स्थगित किया। कहा कि 90 दिनों की मोहलत दे रहा हूं, जिन्हें अमेरिका के साथ व्यापार करना है वो अपने लोग भेजें, बात करें, ट्रेड डील अचीव करें। अगर बात नहीं करेंगे तो 90 दिन बाद यही टैरिफ लग जाएंगे। ट्रम्प की लैंग्वेज डिप्लोमेसी में यही है। वो कहते हैं कि जिसको हमसे बात करनी है करे, हम नहीं जाएंगे बात करने। पिछले दिनों जब ईरान पर इजरायली हमला हुआ था, तब भी ट्रम्प ने यही बात दोहराई थी। कहा था कि उन्हें पता है कि मैं कहाँ मिलूंगा, अगर बात करनी है तो यहाँ आ जाना। बहरहाल 90 दिनों की मोहलत जो ट्रम्प ने दुनिया को दी थी वो पूरी हो रही है। 9 जुलाई को यह समय सीमा पूरी हो जाएगी। इसलिए कई देश अमेरिका के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये डील हो जाए ताकि अप्रैल में लगाए गए टैरिफ से बच सकें, क्योंकि अगर 9 जुलाई से पहले डील नहीं हुई तो अमेरिका और मोहलत देने के मूड में नहीं दिख रहा है। वो अभी से क्लियर कर रहे हैं कि टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। 30 जून को अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यही बात दोहराई है। ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारी कई देशों से बात चल रही है, कई देशों से बातचीत अच्छे नोट पर भी चल रही है, पर उनके अड़ियल रवैये की वजह से 9 तारीख तक कोई समाधान नहीं निकला तो अप्रैल वाला टैरिफ फिर से लग जाएगा उन पर। भारत और अमेरिका के बीच भी पिछले 6 दिनों से इस मसले पर बातचीत चल रही है। आज बातचीत का 7वां दिन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ एक मामलों पर गाड़ी अटक रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी जल्द निपटा लिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यही बात दोहराई है। वो भी इन दिनों अमेरिका में हैं। क्वाड की एक बैठक में हिस्सा लेने गए। उन्होंने कहा कि बातचीत बहुत हद तक के पूरी हो चुकी है। आधे से ज़्यादा हम सफ़र पूरा कर चुके हैं। गारंटी हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि एक और पार्टी इन्वॉल्व है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच अब तक क्या क्या बात हुई, ये बात अटक कहाँ रही है, और इस नई ट्रेड डील के बाद भारत अमेरिका के बीच व्यापार कितना बदल सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच पिछले फाइनेंशियल ईयर में 11 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रेड हुआ था। भारत ने अमेरिका को लगभग 7 लाख करोड़ का सामान बेचा, अमेरिका ने भारत को लगभग 3 लाख करोड़ का सामान दिया। यानी सीधे तौर पर ट्रेड सरप्लस हमारे पक्ष में रहा। हमने ज्यादा सामान बेचा, कम खरीदा, तो हमारा फायदा हुआ और ये ट्रेड सरप्लस लंबे समय से बना आ रहा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड हम यूएस से ही करते हैं। दूसरे नंबर पे चाइना है, वेरी क्लोज सेकंड। ऐसे में हिंदुस्तान नहीं चाहता कि इतना बड़ा मार्केट उसके हाथ से निकले या जल्दबाजी में कोई कमजोर समझौता अमेरिका के साथ हो जाए जिसका लॉन्ग टर्म में बुरा असर हम पर पड़े। इसलिए 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भी मीडिया से कि हम बिग गुड ब्यूटीफुल समझौते की उम्मीद कर रहे हैं। उनका इशारा ट्रम्प के बिग ब्यूटीफुल बिल की तरफ था, जो 1 जुलाई को अमेरिकी संसद से अब पास हो गया है। ट्रम्प ने भी कहा है कि भारत के साथ एक अलग तरह का समझौता जल्दी होने वाला है। अगर वो हमारे लिए मार्केट खोलेंगे तो टैरिफ की दरें कम रखी जाएंगी और हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं। कितनी कम होंगी टैरिफ की दरें ये पता नहीं, ये तभी पता चलेगा जब पूरा समझौता हो जाएगा। लेकिन समझौता
कुछ एक वजहों से रुक रहा है। इनमें से एक बड़ी वजह है डेयरी और एग्रीकल्चर यानी कृषि। अमेरिका चाहता है कि वो इन सेक्टर्स में अपने प्रोडक्ट्स को भारत में बेचे। भारत और अमेरिका के बीच एग्रीकल्चरल ट्रेड ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत होता है। $9 बिलियन का होता है, जिसमें भारत चावल, झींगा और मसाले जैसे सामान यूएस को देता है और अमेरिका मेवे, सेब और दालें हिंदुस्तान को देता है। बेचते हैं दोनों पार्टीज। अब अमेरिका इस निर्यात में इजाफा चाहता है। उनको लगता है कि हम बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनको बेचते हैं, लेकिन उनसे बहुत कम खरीदते हैं। वो भारत को मक्का, सोयाबीन और कपास जैसे सामान भी बेचना चाहता है, लेकिन भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं बताया जा रहा है। भारत ने अपने समझौते की इसे रेड लाइन बताया है। वो इसलिए कि भारत में लाखों किसानों का जो पेट है, आजीविका है, इस पर टिका है। अगर समझौते के बाद अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स भी भारत में बेचने लगा तो इससे किसानों का सीधे तौर पर घाटा होगा। इसलिए जब अप्रैल महीने में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस हिंदुस्तान आए थे, तब भी कुछ किसान संगठनों ने उनका विरोध किया था। उनका कहना था कि भारत को अमेरिका के साथ एग्रीकल्चर से जुड़े समझौते नहीं करने चाहिए। अगर अमेरिका में बने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान आ जाएंगे तो किसानों को सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। याद रखिए, भारत ने आज तक इन प्रोडक्ट्स के लिए किसी भी विदेशी मार्केट को नहीं खोला है कि सीधे सीधे आकर के आप कर लीजिए काम। कारण बहुत सिंपल है, अमेरिका, ब्राज़ील या यूरोप के कुछ हिस्सों में जो खेती होती है, उन्नत खेती, उससे छोटी जोत वाला भारतीय किसान नहीं जीत सकता है। अब ये जो छोटी जोत का छोटा किसान है, वो होता यूएस में भी है, लेकिन वहाँ का छोटा किसान किसे कहते हैं वो आपको बता देते हैं। अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक लेख छपा है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, डज फार्म साइज रियली मैटर। इसमें अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से लिखा गया है कि अमेरिका में छोटे फैमिली फार्म्स के पास औसतन 231 एकड़ जमीन होती है। लार्ज फैमिली फार्म्स के पास औसतन 1421 एकड़ जमीन होती है और वेरी लार्ज फैमिली फार्म्स जिनको वहाँ कहते हैं, उनके पास 2086 एकड़ जमीन होती है ऑन एन एवरेज, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। कॉरपोरेट फार्म्स के पास 10,000 एकड़ ज़मीन होती है और भारत में जो सबसे बड़ी जोत के खेत होते हैं वो इनके आसपास भी नहीं फटकते हैं। अमेरिका या ब्राज़ील जैसे देशों के पास खेती के लिए हमसे ज़्यादा ज़मीन है, हमसे बेहतर ट्रैक्टर्स हैं, बीज है, दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में वो लीडर्स हैं और वहाँ के किसान अपनी फसल को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े बांस, गोदाम भी बनाते हैं ताकि फसल को तुरंत बेचने का दबाव न रहे। सबसे बड़ी बात, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक भारत में किसानों की संख्या 9 से 11 करोड़ के बीच मिलती है। वहीं अमेरिका में किसानों की संख्या है 34 लाख, करोड़ में भी नहीं है। वहाँ कम लोग ज़्यादा पैदावार करते हैं और ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में कम पैदावार पर आश्रित हैं। एक और बात है, भारत में अमेरिका को एक ऐसे देश की तरह चित्रित किया जाता है जहाँ सिर्फ मेरिट चलता है या सरकार पूरी तरह कैपिटलिस्ट ही है। सब्सिडी के लिए वहाँ कोई जगह नहीं, हमें ऐसा लगता है। जबकि अमेरिका में एग्रीकल्चर उन कुछ सेक्टर्स में है जिन्हें सबसे मोटी सब्सिडी मिलती है। ये सारे कारण हैं कि अमेरिका भारत से कहीं सस्ती दर पर अपनी फसलें बेच लेता है। भारतीय किसान संगठनों को यही डर है कि अगर अमेरिकी फसलें भारत की मंडियों में आने लगी या भारत के बाजारों में आने लगी तो फिर उनका माल कहाँ जाएगा। अमेरिका और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन लंबे समय से भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी में कमी लाएं, फर्टिलाइजर सब्सिडी कम करें। एमएसपी या किसानों को दी जाने वाली कोई भी दूसरी राहत को हाथ लगाना हिंदुस्तान में कोई भी सरकार हो उसके लिए आत्मघाती होगा, क्योंकि करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा है। अगर 10 करोड़ किसान है तो 40 करोड़ लोग हो गए। इसलिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर किसी तरह अमेरिका को अपना पक्ष समझाने में लगा हुआ है। संभव है कि भारत कोई बीच का रास्ता निकालना चाहे। बीबीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में अमेरिका से आने वाले कुछ सामान को इंडियन टैरिफ से रियायत देने की बात लिखी है, एक्साइज ड्यूटी। ये राहत चावल, डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सेब, बादाम और सोया जैसे प्रोडक्ट्स पर दी जा सकती है। एक प्रपोजल था। यहाँ अमेरिकी सामान को राहत देने की बात हो रही है, लेकिन कुछ छूट भारत अपने लिए भी चाहता है। हिंदुस्तान ये चाहता है कि उसके लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स अमेरिका में जाते रहें, जैसे ज्वेलरी है, आभूषण, चमड़े का सामान है, खास तरह की साड़ियाँ वगैरह, जिन्हें बनाने में कारीगरी का खूब इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग लगते हैं। अब ये बात तो सच है कि सिर्फ अमेरिका हम पर टैरिफ नहीं लगा रहा है, हम भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाते हैं, उनसे ज्यादा लगाते हैं। सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर लगते हैं। जानकार कहते हैं कि अमेरिका इस सेक्टर में छूट की मांग करने वाला है, क्योंकि उनको अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करनी है। डेट्रॉइट वहां बर्बाद हो गया, वो ये मांग लंबे समय से कर रहे हैं।
राजदूत के दर्शक जानते हैं कि ट्रंप के आते ही भारत सरकार ने हाई एंड मोटरसाइकिल्स पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी। 2025-26 के बजट में भारत सरकार ने 1600 सीसी तक की मोटरसाइकिल्स के इंपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी 50 से 40% कर दी थी। 1600 सीसी से ज्यादा की जो मोटरसाइकिल्स थी उन पर तो कटौती और ज्यादा थी। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत से बोइंग के जेट्स, पैसेंजर और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर कमिटमेंट चाहता है। यानी भारत वादा करे कि हम आपके प्लेन्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह खरीदेंगे। इसके अलावा अमेरिका भारत से एफडीआई रूल्स पर भी छूट देने को कह सकता है, जिससे अमेजॉन, वॉलमार्ट या जो दूसरी कंपनीज हैं, एप्पल भी आती है उसमें, ऐसी कंपनियों को भारत में और एक्सपांड करने का मौका मिले। दवाओं पर टैरिफ भी भारत के लिए खतरा हो सकता है। पिछले साल भारत ने लगभग $13 बिलियन की दवाइयों का निर्यात किया। सबसे बड़ा हिस्सा यूएस ही जाता है वहां पे, स्पेशली जो इंडिया से जाने वाली जेनेरिक ड्रग्स हैं। 2 जून के इंडियन एक्सप्रेस में रवदत्त मिश्रा और अनिल ससी इस मसले पर एक लेख लिखते हैं। इसका टाइटल है व्हाट इंडिया इज होपिंग फॉर ऑन यूएस डील। इसमें 3 पॉइंट्स में समझाया गया है कि भारत को इस डील से क्या उम्मीद करनी चाहिए। 3 बिंदु हम आपको भी बता देते हैं, उसके बाद अपना विजडम भी शेयर करेंगे। नंबर 1, भारत को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि टैरिफ में हमें चीन की तुलना से अधिक रियायत मिल जाए। हमें चीन के मुकाबले में टैरिफ का अंतर कम ही रखना होगा। भले ही समझौता कठिन लगता हो, लेकिन भारत के पास अमेरिका से ज्यादा आयात करने की गुंजाइश है, तो सोचना चाहिए कि कुछ मंगवा भी ले वहां से। कहां कच्चा तेल, डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी। तीसरा बिंदु जो उन्होंने लिखा है कि ट्रंप के आने से पहले अमेरिका भारत पर सिर्फ 4% टैरिफ लगाता था, लेकिन अब और टैरिफ लग रहा है। 10% का जो बेसिक टैरिफ है वो शायद बना रहेगा, इसलिए इंडिया को 10 से 26% के बीच टैरिफ नेगोशिएट करना चाहिए। ट्रंप से होने वाली टैरिफ डील इन दिनों में इंडियन फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी परीक्षा है। टैरिफ के मामले में ट्रंप किसी की सुनने नहीं वाले हैं, ये वो साफ कर चुके हैं। उन्होंने एप्पल जैसी कंपनियों को एक से ज्यादा बार धमकी दी है कि उन्हें मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन यूएस आईफोन चाहिए। ये धमकी सीधे सीधे भारत सरकार के मेक इन इंडिया मिशन को ही चुनौती देती है। फिर ट्रंप लेन देन को गणित की तरह देखने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो दुनिया की उसके खिलाफ साजिश के चलते हैं। अमेरिका के साथ अन्याय हो रहा है, यही वहां उन्होंने वोटर्स को बताया है। वो अमेरिकी आबादी के सामने बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंपलिस्टिक ढंग से रिड्यूस करते हैं और पूछ लेते हैं कि उनका गेहूं हमारे यहाँ आता है, हमारा गेहूं उनके यहाँ क्यों नहीं जा सकता, बताओ। गलत है। भारत को इस बातचीत में अमेरिका को समझाना ही होगा कि भारतीय किसानों के प्रति भारत सरकार अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर नहीं सकती, क्योंकि हमारे किसान अमेरिका की तरह समृद्ध नहीं है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी करते हैं। फिर एक चुनौती यह होगी कि भारत को चीन से बेहतर टैरिफ स्ट्रक्चर मिले। अब ये चुनौती कैसे होगी? क्योंकि भारत में एक मत है कि चीन की बदनसीबी में भारत की सफलता का स्कोप है। याद कीजिए, कोविड में जब चीन में फैक्ट्रीज बंद हो रही थी तो कुछ लोगों ने दलील दी कि अब दुनिया भारत की तरफ देखेगी, भारत का फायदा है, चाइना +1 आ जाएगा। अब ये बात और है कि चाइना +1 का फायदा एक्चुअल में वियतनाम और दूसरे आसियान देशों को मिला। उसी तरह इस बार भी दावा किया जा रहा है कि अगर चीन पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा और भारत पर कम, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी चमत्कारिक रूप से, कंपनीज आने लगेंगी। हो सकता है कि भारतीय वार्ताकार इस दिशा में भी सोच रहे हों, लेकिन चीन के नुकसान में भारत के लिए फायदा खोजने वाली टेक्निक पर हमारा मानना तो यही है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। चीन ने अमेरिका से बातचीत भारत के बाद शुरू की थी, लेकिन उनकी डील अमेरिका से पहले क्लोज हुई, नक्की हो चुकी है। ये समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी कि चीन ने ऐसी किसी डील पर हामी भरी होगी जिससे कुल्हाड़ी उसके पैर पर पड़े, क्योंकि पूरी दुनिया में चीन ही अकेला देश था जो अमेरिकी टैरिफ का टिट फॉर टैट जवाब देने के काबिल था। अमेरिका आज नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है, लेकिन चीन कम से कम व्यापार की दुनिया में तो कम से कम अमेरिका के बरक्स म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाली ताकत रखता है। मैन्युफैक्चरिंग का हार्ट है दुनिया में। बीते दिनों हाई एंड मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी चीन ने, तो पूरे अमेरिकी ऑटो सेक्टर में त्राहिमाम हो गया था। तो चीन एक खराब डील के लिए कभी हामी नहीं भरेगा, ये आप मानकर चल सकते हैं। अंतिम चुनौती होगी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखना। भारत व्यापार और रक्षा यानी डिफेंस दोनों एरियाज में अपने हितों को ऊपर रखना चाहता है। एग्जाम्पल देते हैं, यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया में रूस अकेला पड़ा, तब भारत ने ग्लोबल ओपिनियन के खिलाफ जाकर रूस से कच्चा तेल लिया और रिफाइन कर उन्हीं यूरोपियन मुल्कों को बेचा जो भारत को गाली दे रहे थे। ट्रंप 2.0 में ऐसे साहस के लिए खास जगह नहीं है। ट्रंप कह चुके हैं कि रूस से सामान लेने वालों पर तो 500% टैरिफ लगाऊंगा। फिर भारत अपने सारे ऑप्शंस भी खुला रखना चाहता है, स्पेशली जहां पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं कि हम अपाचे और प्रेडेटर लेंगे यूएस से, S-400 लेंगे रूस से,
रफाल लेंगे फ्रांस से, एयरफोर्स के लिए C295 लेंगे एयरबस से, जो कि कासा बनाती है, जो कि स्पेन की कंपनी है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ये पूरा सामान एक ही दुकान से लिया जाए, तो ये सब भारत के लिए ट्रिकी हो सकता है। एनीवेज, अभी ट्रेड डील को क्लोज होने में कुछ वक्त है, 9 तारीख को भी वक्त है और इंडियन डेलीगेशन वहाँ बात भी कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है और एक बेहतर ट्रेड डील के साथ ही हमारा प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान लौटेगा। इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। आप कुछ बोनस अपडेट्स आपको दे दें। पहली खबर या पहला अपडेट आप कह लीजिए तुर्की से। यहाँ एक कार्टून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बात शुरू हुई थी तुर्की के एक सटायरिकल मैगजीन लीमैन से। मैगजीन अपने कार्टून्स के लिए ही जानी जाती है। इल्ज़ाम है कि इस मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद और पैगंबर मूसा का कार्टून छाप दिया, इसलिए तुर्की के लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र हो गए, भीड़ बढ़ गई और पुलिस को रबर की गोलियां चलाने लगी, आंसू गैस इस्तेमाल करना पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद तुर्की के गृह मंत्री ने कार्टून को शर्मनाक और घिनौना बताया। अब तुर्की की सरकार ने मैगजीन में काम करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें मैगजीन के एडिटर इन चीफ, ग्राफिक डिज़ाइनर, इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टर और कार्टूनिस्ट शामिल हैं। गृह मंत्री ने गिरफ्तारी का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इतना ही नहीं, तुर्की की सरकार ने मैगजीन के बाकी सीनियर मैनेजमेंट के खिलाफ भी वारंट्स इशू किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर मैगजीन की सफाई भी आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, जो कार्टून बनाया गया है वो पैगंबर मोहम्मद का नहीं है। कार्टून में इजराइल द्वारा मारे गए एक मुस्लिम की व्यथा को दिखाने की कोशिश थी, न कि धार्मिक मूल्यों का अपमान किया गया है। मैगजीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि जिन पाठकों को ठेस पहुंची हमें खेद है, लेकिन हमने ये कार्टून लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने 2015 में फ्रांस की मैगजीन शार्ली हेब्दो पर हुए हमले का जिक्र किया, कहा कि विवाद उसी जैसा लगता है। शार्ली हेब्दो फ्रांस की एक मैगजीन है। 2006 में इस मैगजीन पर पैगंबर मोहम्मद का अपमानजनक कार्टून बनाने के इल्ज़ाम लगे थे। इसके बाद कुछ लोगों ने उनके दफ्तर में घुसकर 12 लोगों की हत्या कर दी थी। दूसरी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जाने वाली कुछ हथियारों की डिलीवरी रोक दी है। ये रोक अस्थायी है, लेकिन रोक लगी तो है। इससे युद्ध पर असर बिल्कुल पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल्स, गोले और हेलफायर मिसाइल्स की सप्लाई फिलहाल रोकी गई है। इन हथियारों की डिलीवरी पर बाइडेन प्रशासन ने एक वादा दिया था, लेकिन ट्रंप इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने कहा कि यह कदम अमेरिका फर्स्ट की नीति को ध्यान में रखकर लिया गया है। दरअसल हुआ यह है कि पेंटागन ने अपनी मौजूदा मिलिट्री स्टोर्स का रिव्यू किया, जो इन्वेंट्री है उनकी, है ना, गोदाम में कितनी मिसाइल है। इसमें कुछ हथियारों का स्टॉक कम पाया गया। इसकी वजह से यूक्रेन को हथियार ट्रांसफर करने पर रोक लगाई गई। हाल ही में ईरान इजरायल तनाव के दौर भी इजरायल को हथियार सप्लाई किए गए थे। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पानेल ने कहा कि अमेरिका की सेना पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। एक नया टैक्स और डिफेंस स्पेंडिंग बिल भी संसद में आ रहा है, जिससे अमेरिका अपनी सैनिक क्षमता को लंबे समय तक बनाए रख सकेगा। हथियार रोके जाने पर यूक्रेन का रिएक्शन भी आ ही गया है। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री मारियाना बेत्सा ने कहा है कि अगर एयर डिफेंस हथियारों की सप्लाई रोकी गई तो रूस का हौसला बढ़ेगा। अमेरिका ने फैसला ऐसे समय में लिया है जब रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज किए हैं। उधर ट्रंप लगातार संघर्ष विराम की वकालत कर रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच कोई बातचीत हो नहीं पा रही है, बात बन नहीं रही है। तीसरी खबर गाजा से है। ट्रंप ने 60 दिनों के एक अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने दावा किया है कि यह प्रस्ताव इजरायल ने कबूल किया है। अब तक हमास ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अगर हमास इसे कबूल नहीं करता है तो उसके लिए आगे मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब तक बात अस्थायी युद्ध विराम की वजह से ही रुकती आई है। हमास शुरुआत से मांग कर रहा है कि पूरी तरह युद्ध विराम हो। इस मामले में आने वाले दिनों में अपडेट्स आएंगे, जब आएंगे तो वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। इसी नोट पर राजदूत का ये एपिसोड कंक्लूड होता है। इसे साजिद ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।